हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाई पे एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो या हो उत्तराखंड बोर्ड के। उत्तराखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है एग्रीकल्चर का। तो बेटे, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बेटे, आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस वीडियो में क्लास 11 एग्रीकल्चर के लिए हम एग्रोनॉमी हमने स्टार्ट कर दी। जो आपका एग्रोनॉमी का सिलेबस है वो बेटे कोविड-19 के चलते इस बार 2021 में 30% लेस कर दिया। जो 30% लेस कर दिया है वो मेरे चैनल पे आपको नहीं कराया जाएगा, ठीक है। बकाया जो भी आपका सिलेबस बचा वो आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की बात करेंगे। देखिए बेटे, क्लास 11 एजी है आपका, सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, चैप्टर 1 का नाम है वो है सस्य विज्ञान का परिचय। क्या है? सस्य विज्ञान का परिचय, यानी एग्रोनॉमी का परिचय। तो बेटे, जितने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, जो विकल्प टाइप का क्वेश्चन है या बल अंदर का क्वेश्चन है, वो सब हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसमें हम जायद की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बेटे, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और वीडियो की लिंक अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। तो बेटे, इसमें समझिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने, किसे कह रहा है कि भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसकी आपको संख्या बतानी है। भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देखो, यहाँ पे बात कर रहा है भारत की, और भारत में भी किसकी? प्रथम कृषि विद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, कहाँ स्थित है। तो यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा पंतनगर। क्या हो जाएगा? पंतनगर। नेक्स्ट है टिकाऊ खेती की जा सकती है। तो बेटा, आप सभी क्या करते हो, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो आप खेती करते हो, आप अनुमान लगाइए टिकाऊ खेती आप किस प्रकार से कर सकते हो। देखिए, आपको पता है भाई, टिकाऊ खेती आप तभी कर सकते हो जब आपके पास टेक्निक हो, जब आपके पास सभी प्रकार की टेक्निक होगी, तभी तो आप तकनीकी होगी, तभी तो आप कर सकते हो। वरना तो आपने एक फसल इस खेत में बोई, दूसरी फसल दूसरे खेत में बोई, तीसरी फसल तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर, टिकाऊ आप खेती कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास क्या नहीं होंगे, टेक्निक नहीं होगी, संसाधन भी उपलब्ध नहीं होंगे। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो कह रहा है टिकाऊ खेती की जा सकती है। तो टिकाऊ खेती तब की जा सकती है जब अधिक तकनीकी सहायता हो, ठीक है, अधिक तकनीकी सहायता मिले आपको, तब आप टिकाऊ खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इसका क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विद्यालय। देखो, यहाँ कह रहा था भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात हुई है पंतनगर, लेकिन यहाँ कह रहा है भारत का एकमात्र केंद्रीय, क्या लग गया, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे प्रथम द्वितीय भारत की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसकी, ये केंद्र की, केंद्र में कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो है वो इम्फाल, इम्फाल यानी मणिपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ, ये कह रहा है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी और एग्रोनॉमी की जो स्थापना वर्ष है वो कब हुई। तो आपको ध्यान रखना है 1955, 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है सर्वोत्तम फसल चक्र क्या है, यानी जो सर्वोत्तम सबसे उपयोगी जो फसल चक्र है वो सबसे उपयोगी फसल चक्र क्या है। तो देखिए, हमने इसमें लिया है मूंग और गेहूं को, जो मूंग और गेहूं है वो आपका सर्वोत्तम फसल चक्र है। अगला क्वेश्चन है रिले क्रॉपिंग, क्या कह रहा है, रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग के लिए संतुलित फसल चक्र है, रिले क्रॉपिंग के लिए संतुलित फसल चक्र है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर मक्का, तरोई, गेहूं, मूंग, ये आपका रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत क्या आता है, संतुलित फसल चक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप इंपॉर्टेंट का डायरी में नोट करिए अपना क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
क्वेश्चन कह रहा है कि राइजोबियम कल्चर कैसे प्रयोग होता है। तो राइजोबियम जो कल्चर है वो कैसे प्रयोग होता है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजोबियम कल्चर कैसे प्रयोग होता है, तो भाई दलहनी फसलों की जब बुवाई की जाती है तो राइजोबियम कल्चर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सस्य विज्ञान की प्रकृति कैसी है। देखो ये है एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान की प्रकृति पूछ रहा है कैसी है। तो आपको पता है, आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, तो एग्रीकल्चर क्या है, एक विज्ञान है, विज्ञान है। आप किसके अंतर्गत आ रहे हो, आप क्या है, साइंटिस्ट हो, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत आ रहे हो। तो भाई विज्ञान भी है और दूसरे के साथ साथ में हम कला भी है, ये क्या है, एग्रोनॉमी कला भी है। तो सस्य विज्ञान की जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान दोनों ही है, क्या है, कला और विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये क्या कह रहा है, भाषा। एग्रोनॉमी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो जो एग्रोनॉमी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, इसमें आपको भाषा बतानी है। तो बेटा ये हो जाएगा ग्रीक भाषा। जो एग्रोनॉमी है वो शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो प्लीज वीडियो को बेटे लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपनी डायरी में इस क्वेश्चन को नोट करके रखिए। सस्य विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन कि सस्य विज्ञान है, एग्रोनॉमी है, उसका जनक कौन है। तो बेटे जो सस्य विज्ञान है, एग्रोनॉमी है, उसका जनक है देखिए पीटर डी क्रेसेंजी, पीटर डी क्रेसेंजी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, जो पीटर डी क्रेसेंजी है उनकी पुस्तक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। पीटर डी क्रेसेंजी जो पुस्तक है उनकी पुस्तक क्या है। ये देखिए सस्य विज्ञान का जनक है, ये कौन है, जनक हैं, ये कौन है, सस्य विज्ञान के जनक हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम है पीटर डी क्रेसेंजी, पीटर डी क्रेसेंजी। अब पूछा जाता है जो पीटर डी क्रेसेंजी हैं उनकी पुस्तक का क्या नाम है, उनकी पुस्तक कौन सी है, उनने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो बेटा इसके लिए होगा ओपस रूरेलियम कॉमोडारम। क्या लिखोगे आप, ओपन रूलेलियम, ओपन रूलेलियम कॉमोडारम। ओपस, ओपस है आपका, देखिए ये लिखा है बेटा ओपस रूलेरियम यूरेरिलियम, ओपस रूलेलियम कॉमोडोरम, ये इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक का नाम है, पीटर डी क्रेसेंजी। पीटर डी क्रेसेंजी कौन है, तो बेटा ये है सस्य विज्ञान के जनक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई रक्षक फसलें किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन अच्छा है, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए जो रक्षक फसलें हैं वो कौन सी फसलें होती हैं। आपको पता है कि भाई ये आपका खेत है, क्या है, ये आपका खेत है इस प्रकार से, ठीक। अब आपने इस खेत में आपका मकसद है मुख्य फसल का, कि इसके अंदर मुख्य फसल क्या है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैंने जो मुख्य फसल बोई है वो मान लो मक्का बोई है, क्या है, मक्का। जो हमारी मुख्य फसल है, मेन फसल है, वो क्या है, मक्का है। तो मक्का हमने इस खेत के अंदर क्या करती, बो दी। अब देखो इस खेत के जो चारों तरफ ये बॉर्डर है ना, ये इस प्रकार से मक्का के चारों ओर, मक्का वाले खेत के चारों ओर हमने क्या बो दी, हमने इसमें ज्वार की फसल भी बो दी। किसकी, ज्वार की फसल। अब समझो इस खेत के अंदर कोई भी अगर जानवर प्रवेश करेगा, कोई भी पशु प्रवेश करेगा, सही है, वो पशु सबसे पहले मक्का की फसल को नष्ट करेगा या फिर जो मक्का के चारों ओर है ये ज्वार है उस फसल को नष्ट करेगा। तो आपको पता है कि जो कोई भी जानवर, जो कोई भी पशु इस खेत के अंदर प्रवेश करेगा तो सबसे पहले मक्का के बाहर जो चारों तरफ से बॉर्डर ये लगा हुआ है, ये किसका है, ज्वार का। तो जो ज्वार की फसल है उसको ही जानवर नष्ट करेगा, उसको ही पशु नष्ट कर पाएगा। ये मक्का की जो फसल आपकी अंदर है खेत में, मुख्य फसल है, ये क्या होगी, बिल्कुल सेफ रहेगी, रक्षक। तो ये कहा गया कि रक्षक फसलें किसे कहते हैं। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो जो मुख्य फसल होती है, मुख्य फसल के चारों ओर जो दूसरी फसल लगाई जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रक्षक फसल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन,
भाई कृषि की परिभाषा बताओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषि की परिभाषा क्या होती है। तो देखो कृषि की परिभाषा क्या है, कृषि भूमि की जुताई एवं फसल उत्पादन की क्या है, कला एवं विज्ञान है। कृषि भूमि की क्या करता है, कृषि जो है वो भूमि की जुताई एवं फसल उत्पादन, फसल को क्या कर रहे हो आप, उत्पादन कर रहे हो, किसमें, खेती में, कृषि में। तो कृषि भूमि की जुताई और फसल उत्पादन की क्या है बेटा, कला और विज्ञान दोनों है। अगर आपके अंदर सिर्फ विज्ञान है, सिर्फ विज्ञान है और कला नहीं है तो आप खेती नहीं कर सकते। सिर्फ कला है और विज्ञान नहीं है तो भी आप खेती नहीं कर सकते। कला और विज्ञान दोनों का क्या है, ये मिक्स है, कला और विज्ञान दोनों ही है, सस्य विज्ञान, ऐसा माना गया है, ऐसा वो है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रो शब्द का अर्थ है। भाई जो एग्रो है, एग्रो शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले आप समझो कि जो एग्रो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, पहले तो आप ये समझो। तो बेटे जो एग्रो शब्द है वो आपका लैटिन भाषा के एग्रोनोमोस से लिया गया है। किससे, एग्रो शब्द का जो एग्रो शब्द है वो लैटिन भाषा के एग्रोमोनास से लिया गया है। और एग्रो का अर्थ बेटा क्या होता है, एग्रो का अर्थ होता है खेत। एग्रो का क्या अर्थ होता है, खेत। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे पूछा है एग्रो शब्द का अर्थ है, तो आप क्या बताओगे, एग्रो जो शब्द का अर्थ है उसका अर्थ है खेत। लेकिन अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए कि एग्रो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, तो आप बताओगे एग्रो शब्द लैटिन भाषा के एग्रोनोमॉस शब्द से लिया गया है। एग्रो का अर्थ क्या होता है, खेत। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है भारत का कृषिकृत क्षेत्रफल कितना है, यानी जो पूरे भारत का है, पूरे भारत का जिसमें कृषि होती है, कृषिकृत क्षेत्र लगभग कितना है ये आपको बताना है। तो देखो 144 मिलियन हेक्टेयर, कितना है, 144 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सस्य विज्ञान, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि भारतीय सस्य विज्ञान संस्थान कब, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अपनी डायरी में बेटे नोट करके रखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, भारतीय सस्य विज्ञान संस्था, देखिए भारतीय सस्य विज्ञान संस्था की बात कर रहा है, संस्था कब और कहाँ स्थापित हुई। दो चीजें पूछ रहा है, कब हुई, यानी कब का मतलब आपको सन बतानी है, किस सन में हुई। कहाँ का मतलब है आपको स्थान बताना है कि किस स्थान पर हुई, किसकी, भारतीय सस्य विज्ञान जो संस्था है उसकी स्थापना कब हुई और कहाँ पे हुई, ये आपको बताना है। तो बेटा 1955 और नई दिल्ली, कहाँ पे, सन क्या हो जाएगी 1955 में, और कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में हुई। अगला क्वेश्चन है मिश्रित फसलें किसे कहते हैं, मिश्रित फसलें किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखो मिश्रित फसलों के बारे में बहुत अच्छे से आपको याद होगा, जो मिश्रित फसलें हैं वो क्या होती हैं। आपको पता है भाई, आप सभी लोग क्या करते हो, खेती कर रहे हो, तो आपको पता है कोई भी फसल है, कोई भी खेत है, ठीक है, मान लो कोई भी खेत है, चाहे वो ऋतु कोई सी हुई, चाहे ग्रीष्म ऋतु हुई, चाहे आपकी दूसरी ऋतु हुई, सीजन आपकी कोई सी भी हुई फसल की। सपोज दैट इस समय मान लो मई और जून है या फिर अक्टूबर नवंबर का महीना है। अब मान लो उस खेत में आपके पास कोई खेत है, उस खेत में आपने गन्ने की फसल लगा दी और गन्ने की ही फसल में सरसों की फसल लगा दी, और सरसों में ही एक आपने क्या डाली, मसूर की भी क्रॉप लगा दी। तो गन्ने के खेत में आपने एक तो गन्ना बो दिया, दूसरा आपने सरसों की फसल उसी में उगा ली, और तीसरा उसमें जो आपकी मसूर है उसे भी लगा दिया। तो ये क्या हो गया भाई, एक ही ऋतु में, आप इसकी परिभाषा क्या बोलोगे कि एक ही ऋतु में और एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उगाना क्या कहलाएगा, मिश्रित फसल कहलाएगा। भाई एक ही ऋतु में और एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना या फसलों का करना क्या कहलाएगा, मिश्रित फसल कहलाता है। तो बेटा ये तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर, अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बेटे वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है इसके लिए आप कमेंट करिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। तो बेटे चाहे तो आपसे मिश्रित पूछे, मिश्रित फसलें, चाहे पूछे आपसे बहु फसलें, तो बेटे बहु फसलों की भी परिभाषा वही है। बहु फसलों में क्या होगा, बहु फसलों में भी दो या दो से अधिक फसलें होंगी, वो एक ही
एक ही सीजन में यानी एक ही ऋतु में और एक ही खेत में दो या दो से अधिक, अगर अलग अलग फसल उगाओगे, दो या दो से अधिक फसलों को उगाओगे आप, तो वो क्या कहलाएगा, बहुफसली कहलाएगा। जो चाहे तो एग्जाम में आपसे बहुफसली करके पूछे, चाहे पूछे मिश्रित फसलें करके, दोनों का आंसर है वो आपका सेम है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये भी आपका मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कंटूरिंग किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंटूरिंग किसे कहते हैं, तो इसे आप ध्यान से समझिए। कंटूरिंग क्या है, कंटूरिंग किसे कहते हैं भाई, ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के, कोई खेत है, देखो याद करने की तरीका बता रहा हूं मैं, कोई खेत है और वो कैसा है, ढालू है, ठीक, तो ढाल के एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं पर, ढाल के ऊपर, ये ढाल है खेत का, खेत के ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग, एक ही ऊंचाई के अलग अलग ये दो बिंदु हैं। इन दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, इसको मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा, आपने देखा भाई ये खेत है, ये खेत है, एक इस प्रकार से एक खेत ये है, एक खेत आपका ये हो गया और एक खेत ये हो गया, समझो आपके दो खेत है, ठीक है। तो आपने बताया कि भाई ढाल के ऊपर, ये देखिए ढाल के ऊपर और एक ही ऊंचाई पे, ये मान लो 5 फीट है तो ये भी 5 फीट है, ठीक, ढाल के ऊपर और एक ही ऊंचाई पर, किस पे, एक ही ऊंचाई पर, ये देखिए मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक 5 फीट है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी है, 5 फीट है। तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई पर, भाई देखो ये ढाल है, ढाल के ऊपर क्या है, एक ही ऊंचाई पर अलग अलग, ये देखिए अलग है और ये भी अलग है, अलग अलग दो बिंदुओं को, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली, ये देखिए मैंने एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला दी, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ये जो काल्पनिक रेखा, ये जो मैंने मिलाई, इसको आप मान लो काल्पनिक रेखा। ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, वैसे कुछ नहीं, याद करना है किस माध्यम से, तो आप बताओगे भाई ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई पर, एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा है, इसी काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। इसी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम बेटे, कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर। तो आपकी समझ में आ गया कि ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा, कंटूर कहते हैं। ढाल के विपरीत, अब ये देखिए आप ही, अभी आपने ढाल कहा, अब आप बोल रहे हो ढाल के विपरीत, कंटूर रेखा पर, ढाल के विपरीत ये जो कंटूर रेखा है इस पर, ठीक है, ये ऊपर की ढाल है तो इसके विपरीत कर लो आप इधर, ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया, अब यहां पे कह रहा है वो किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया, किसके विपरीत, कंटूर के विपरीत, कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया, ढाल के विपरीत, ये देखिए ढाल है, ढाल के विपरीत। एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि समझाने की कैसे भी आपको याद हो जाए। तो आप बताओगे कि ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर, किस रेखा पर, इस कंटूर रेखा पर, ढाल के विपरीत की बात, तो भाई इधर से ढाल गया, अब ये ऊपर की बात कर रहा था पहले, तो आप यहाँ पे कर दो, ये भी तो क्या है, कंटूर ही तो है, ये भी तो क्या है, कंटूर रेखा ही तो है भाई, विपरीत, ढाल के विपरीत, तो ये भी क्या गई आपकी काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा को क्या कहा आपने, कंटूर। तो भाई कह रहा है ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया। अब ये किसी प्रकार की कर्षण क्रिया, क्या कर्षण क्रिया कैसे हो सकती है भाई, जुताई हो सकती है, गुड़ाई हो सकती है, सिंचाई हो सकती है। आपको पता है ये ढाल है भाई, अब खेत का जब ढाल है तो जो ऊपरी भाग है ढाल पे, यहाँ तो पानी रुक नहीं पाएगा, क्या पानी यहाँ पे रुक पाएगा, ना तो यहाँ पे सिंचाई कर सकते हैं, ना गुड़ाई कर सकते हैं, ना निराई, क्योंकि जब यहाँ पे पानी रुकेगा ही नहीं, पानी कहाँ रुकेगा, खेत के नीचे, ठीक है, विपरीत, तो यहाँ पे पानी रुकेगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंचाई करोगे, गुड़ाई करोगे और निराई करोगे। इसी को क्या कह रहे हैं, कर्षण की क्रिया। कर्षण की क्रिया करने को कंटूरिंग कहते हैं। समझ में आ गया, कंटूरिंग किसे कहते हैं भाई, ढाल के ऊपर, ये खेत है दो, और ये ढाल है, ढाल के आपने क्या करा, ऊपर एक ही ऊंचाई पर अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसी काल्पनिक रेखा को हम कंटूरिंग कहते हैं। ढाल के विपरीत, अब भाई ढाल के विपरीत आ जाओ, ढाल के विपरीत ये देखिए कंटूरिंग रेखा है, इस पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया में क्या हो सकता है, जुताई हो सकती है, गुड़ाई हो सकती है, निराई और सिंचाई, इसको यानी कर्षण क्रिया करने को हम क्या कहते हैं, कंटूरिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ले बेटे अगला क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है, देखिए हेडिंग है हमारी, फसल क्या है।
आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है कि फसल क्या है, तो आप समझो भाई फसल क्या है। देखो, पौधों का ऐसा समूह, किसका समूह बेटा, फसल क्या है, पौधों का ऐसा समूह जिससे मनुष्य अपने आर्थिक उपयोग के लिए, भाई देखो फसल आप कब उगाओगे, जब आपको आर्थिक सहायता चाहिए, जब आपको आर्थिक मदद चाहिए, तभी तो आप फसल को उगाओगे। तो आप क्या बोलोगे कि फसलों की, आपका क्या बोलोगे, फसलों का, पौधों का ऐसा समूह जिससे मनुष्य अपने आर्थिक उपयोग तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक ढंग से करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे, फसल क्या है कि पौधों का ऐसा समूह जिससे मनुष्य अपनी आर्थिक सहायता एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वैज्ञानिक ढंग से करता है, पूर्ति हेतु वैज्ञानिक ढंग से करता है, उसे फसल कहते हैं। तो फसल क्या है बेटा, एग्जाम में आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि पौधों का ऐसा समूह जिससे मनुष्य अपने आर्थिक उपयोग और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक ढंग से करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। अब बेटे हमारी ये जो हेडिंग है वो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इस जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अब, कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ये एग्जाम में एक ना एक अंक का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, इसमें बेटे हम पढ़ेंगे खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की फसल और नकदी फसल। तो देखो उसमें हमारी जो 1 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इसमें जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है खरीफ की फसल। तो बेटे खरीफ की फसल हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे आपको, 100% आपको याद होगी। देखो कह रहा है यह फसल जून और जुलाई में बोई जाती है। तो बेटा खरीफ की फसल की बुवाई का आपको समय याद रखना है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, आपको ध्यान रखना है जून और जुलाई में। कब, जून और जुलाई में बोई जाती है। जबकि अगर फसल काटने की बात आए तो नवंबर और दिसंबर में इस फसल को काट लिया जाता है। किसकी फसल है, आप पढ़ रहे हो खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है, नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती है। अब खरीफ की फसल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन सी खेती है जो आपकी खरीफ की फसल में आती है, उसके लिए आपको बेहतरीन ट्रिक है। देखो बेटे ट्रिक हमारी है, अरे गधा बाजा मत बजा। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, अरे गधा बाजा मत बजा। अब देखो अरे से आपको याद करना है अरहर। आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा कि भाई जो अरहर है, अरहर आप बताओ रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है या नकदी फसल है। तो आपको ट्रिक याद हो गई, अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा। तो समझो इसमें आपको खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल है वो याद हो गए। अरे से आपको ध्यान रखना है अरहर, गा से आपको ध्यान रखना है गन्ना, धा से आपको ध्यान रखना है धान, बा से आपको बाजरा, जा से आपको ध्यान रखना है ज्वार, मा से मक्का, ता से तिलहन। कुल मिला के अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन, ये सब कैसी फसलें हैं, ये खरीफ की फसलें हैं जो जून और जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती हैं। अब इसमें बचा बजा। बजा आपका साइलेंट रहेगा, इसका यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। तो आ से आपको ध्यान रखना है अरहर, अरे से ध्यान रखना है बेटा पूरे अरे से अरहर, गा से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, जा से ज्वार, मा से मक्का और ता से तिलहन। तो इतने फसलों के आपको एग्जाम्पल याद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 फसलें आपको याद हो गई एक ही ट्रिक में। इनमें से कोई भी आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाए, तुरंत आप इस ट्रिक को फॉलो करना और आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। तो बेटे अब हम आगे पढ़ेंगे जायद की फसलें, नकदी फसलें और रबी की फसलें। तो बेटे वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। ले बेटे अगली जो हमारी फसल है वो है रबी की फसल। तो देखो अगली हेडिंग क्या है, रबी की फसल, इसके बारे में समझो। बेटे यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। किसमें, रबी की फसल है अक्टूबर और नवंबर। समय क्या है बेटा, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है किसकी फसल, रबी की फसल। और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। किसमें, मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। किसकी फसल पढ़ रहे हो, रबी की फसल। तो बेटे रबी की फसल आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब देखो इसके लिए ट्रिक, भाई रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, तो समझो। ट्रिक है बेटा, आज सच में राई में गेम खेला गया। आज सच में राई में गेम खेला, ध्यान रखो, याद करो मेरे साथ। आज सच में राई में गेम खेला।
आज सच में राई में गेम खेला, आज सच में राई में गेम खेला। ये आपको ट्रिक ध्यान रखना है। ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो रबी की सभी फसलें आपको याद हो गई। कैसे याद हुई समझो। देखो आज में आ से आपको ध्यान रखना है आलू, क्या ध्यान रखना है आलू। जा से आपको ध्यान रखना है जौ, सात से आपको ध्यान रखना है सरसों, चा से आपको ध्यान रखना है चना। इसके बाद में आपका साइलेंट रहेगा। राई से आपको ध्यान रखना है राई, फिर में है, में आपका फिर साइलेंट रहेगा। गा से आपको ध्यान रखना है गेहूं, माँ से आपको ध्यान रखना है मटर, और खेला ये आपको बिल्कुल साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं और मटर, ये सभी जो फसलें हैं रबी की फसलें हैं। कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो आपको ट्रिक याद हो गई होगी। अगर आपसे पेपर में पूछे कि आप ये बताओ सरसों किसकी फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या जायद की फसल है, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो इस ट्रिक के याद होने पे आपका क्वेश्चन किसी भी कीमत पे रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल ये सही आंसर ही आपका जाएगा। तो ये ट्रिक याद करना मत भूलिए। आज सच में राई में गेम खेला। ठीक है, तो आ से आलू, जा से जौ, सा से आपका सरसों, चा से चना, राई से राई, गा से गेहूं, माँ से मटर, ये इसके फसल है। ठीक है, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे अगली जो हमारी हेडिंग है वो है जायद की फसल। तो बेटे जायद की फसल आपको ध्यान रखना है, ये मई जून में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। कौन सी फसल? जायद की फसल। जायद की फसल मई जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसके लिए बेहतरीन ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे। क्या है ट्रिक? ताऊ खीरा खाकर मरे। तो वैसे ता से ध्यान रखना है तरबूजा, ऊ से ध्यान रखना है उड़द, खीरा से खीरा, खा से खरबूजा, का से ककड़ी और रा से राई, माँ से मूंग। तो देखो खरबूजा, खीरा, उड़द, खरबूजा, ककड़ी, राई, मूंग, ये सब फसलें कैसी हैं? ये जायद की फसलें हैं। आपको ध्यान रखनी है ट्रिक, ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। ता से तरबूजा, ऊ से उड़द, खीरा से खीरा, खा से खरबूजा, का से ककड़ी, रा से राई और माँ से मूंग, ये सभी जो फसलें हैं कैसी हैं? जायद की फसलें हैं। मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। कभी भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ जो खीरा है, खीरा किसकी फसल है? जायद की फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या नकदी फसल है? तो खीरा कैसी फसल है? जायद की फसल है। ये आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक के माध्यम से कभी भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब देखते हैं अगला जो हेडिंग्स है हमारी वो है नकदी फसलें। बेटे अगली जो हमारी हेडिंग है वो है आपकी नकदी फसलें। हेडिंग क्या है आपकी? नकदी फसलें। तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो नकदी होती हैं। तो नकदी फसलों का भी एग्जाम्पल्स आपसे पेपर में पूछा जा सकता है या हेडिंग्स आपसे पूछी जा सकती है। तो नकदी फसलें किसे कहते हैं? देखो वह फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती हैं। क्या बताओगे कि वे फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों से कराई जाती है नकदी फसल कहलाती है। वे फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों से कराई जाती हैं वो क्या की जाती हैं? आपकी नकदी फसलें कहलाती हैं। एग्जाम्पल यानी ट्रिक है हमारी कागज में तंबाकू। क्या ट्रिक है? कागज में तंबाकू। क्या ट्रिक है बेटा? कागज में तंबाकू, कागज में तंबाकू। का से आपको ध्यान रखना है कपास, गा से आपको ध्यान रखना है गन्ना, जा से आपको ध्यान रखना है जूट, में आपका रहेगा साइलेंट, तंबाकू से तंबाकू। कुल मिला के कपास, जूट, तंबाकू, गन्ना, ये कैसी फसलें हैं? नकदी फसलें हैं। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक आपको याद रखना, कागज में तंबाकू, कागज में तंबाकू, कागज में तंबाकू। का से कपास, गा से गन्ना, जा से जूट, में साइलेंट रहेगा तंबाकू से तंबाकू। तो कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू कैसी फसलें हैं? नकदी फसलें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे अगली हेडिंग है आपकी फसल चक्र। कह रहा है फसल चक्र के लाभ क्या हैं? आपको पता है फसल चक्र क्या होता है भाई? फसल का मतलब होता है क्रॉप, चक्र का मतलब रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। देखो फसल चक्र, भाई फसल चक्र से लाभ क्या है? अगर आप क्या करोगे भाई, जैसे आपने इस वर्ष एक फसल लगाई गन्ने की और दूसरी बार आपने चेंज कर दी, सरसों लगा दी, इसके बाद गेहूं लगा दिया, इसके बाद धान लगा दिया, इसके बाद मटर लगा दिया, इसके बाद कपास लगा दी, इसके बाद जूट लगा दी। तो हर साल आपने फसल को क्या करा? लगातार बदलना शुरू करा, बदल बदल के आप फसल लगा रहे हो। तो इससे फायदे क्या हैं ये बताने की कोशिश आपको की जाएगी। तो देखो फसल को आप बार बार अगर बदल बदल के लगाते हो तो एक तो आपकी जो फसल की जो खेत की मिट्टी है यानी सॉइल है, उसकी जो उर्वरता क्षमता है वो आपकी बनी रहेगी।
उर्वरता क्षमता उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। जब उर्वरा शक्ति बेटे बनी रहेगी तो जो आपकी खेती है, जो आप फसल पैदा करते हो, वो फसल तेजी से वृद्धि करेगी। और जब वो फसल तेजी से वृद्धि होगी तो उसमें जो लागत है वो लागत आपकी कम आएगी। जब लागत कम आएगी तो फसल क्या होगी, आपको ज़्यादा मिलेगी, तो ये भी आपका फायदा है। दूसरी बात, जब आप फसल को बदल बदल के लगाते रहोगे तो जो दर है, फसल की दर है वो अधिक होगी, अधिक पैदा होगी। अब जब आप ये सब नहीं करते हो तो क्या होता है, फसल को आप बदल बदल के अपने खेत में ले लगाते हो। जैसे आपने इस बार गन्ना लगाया, अगली बार भी गन्ना, फिर गन्ना कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो आपकी फसल है वो खेत में बेटे कम निकलेगी। ठीक है। और जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता है, उर्वरा शक्ति है, वो उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, खेती की नष्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कई प्रकार से लाभ हैं। एक तो आपको ये लाभ है कि फसल की जो पैदावार है वो अच्छी होगी, फसल किसे, फसल चक्र अपनाने से। अगर आप फसल चक्र अपने खेत के अंदर अपनाते हो तो एक तो पहली पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई मिट्टी की उर्वरा शक्ति है बनी रहेगी, भूमि जो है मिट्टी है उपजाऊ बनी रहेगी। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि फसल चक्र अपनाने से फसल की जो पैदावार है वो भी आपकी बढ़ेगी। और जो कीट हैं वो कीट भी खेतों में कम लगेंगे। इससे क्या होगा, जो और दूसरी बात, जो खाद वगैरह आप लगाते हो खेतों में, तो खादों की मात्रा भी कम लगानी पड़ेगी। देखिए आप समझिए फसल चक्र, भाई फसल चक्र अपनाने से मृदा की भौतिक, भौतिक का मतलब है फिजिकल, रासायनिक, केमिकल और जैविक यानी आपका बायोलॉजी। तो भाई फसल चक्र अपनाने से मृदा की भौतिक, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली दशा में क्या होगा, हमेशा सुधार होगा। कैसा होगा, सुधार होगा। साथ ही साथ मृदा का मतलब मिट्टी, मिट्टी की उर्वरता, उर्वरता का मतलब क्या है भाई, फर्टिलिटी। उर्वरता क्या है, उर्वरता में वृद्धि होती है। भाई आपको पता है कि फसल चक्र अपनाओगे तो मृदा की, मिट्टी की, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो और जैविक हो, इस दशा में क्या होगा, सुधार होगा। और मृदा की उर्वरता में जो क्या होगी, उर्वरता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण का मतलब है मृदा क्षरण को रोकने में भी, मृदा नमी को संरक्षित रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है खरपतवार, कीट तथा बीमारियों। देखो खरपतवार की बात कर रहा है, कीट की बात कर रहा है और बीमारी की बात कर रहा है। इसके प्रकोप पर प्राकृतिक अंकुश लगने से उत्पादन लागत में कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। यह उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। आपका जो एग्रोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हुआ। तो बेटे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलो आओ बैठो। आपकी रात शुभ हो।